Key characteristics of grounded theory include a process approach. Grounded theorists generate an understanding of a process related to substantive topic. अब होता क्या है कि ये एक बाकायदा अप्रोच है, प्रोसेस अप्रोच है। जब ग्राउंडेड थ्योरिस्ट जो है वो बाकायदा थ्योरी को जनरेट करने के लिए फील्ड में जाएगा तो वो बाकायदा एक प्रोसेस को लेकर चलेगा। ऐसे नहीं होगा कोई एक टॉपिक है तो उस टॉपिक को एक प्रोसेस के थ्रू अंडरस्टैंड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि थ्योरी जो है वो बाकायदा स्टेप बाय स्टेप आप जो है उसको लेकर चलते हैं और वो पूरा प्रोसेस किस तरह हो रहा है उसकी भी समझ आएगी और उस टॉपिक के हवाले से भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो ये एक बाकायदा प्रोसेस अप्रोच है। ये कोई ये नहीं है कि आपने एक स्टेप पर ठीक है डाटा ले लिया, फिर आपने डाटा ले लिया, फिर आपने उसको एनालाइज कर दिया, इस तरह नहीं है। वो किस तरह प्रोसेस वो किस तरह हो रहा है कि आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है एक थ्योरी को, एक कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं और उसी को चलते चलते आगे चलकर आप उसके बारे में बाकायदा एक पर्सपेक्टिव बयान कर रहे हैं। तो वो पर्सपेक्टिव जो होता है वो बनता कैसे है, वो डेवलप कैसे हो रहा है, ये बाकायदा एक प्रोसेस के जरिए होता है और इसको थ्योरिस्ट का फोकस ही इस प्रोसेस पे होता है। Process is a sequence of actions and interaction among people and events pertaining to a topic. अब जो टॉपिक आपने लिया है उस टॉपिक के हवाले से जो है आप क्या करेंगे, उसमें चीजों को देखेंगे। जो लोगों के एक्शंस होते हैं, जो पार्टिसिपेंट के एक्शंस हैं, उन एक्शंस में सीक्वेंस देखेंगे। फिर इंट्रैक्शन कैसे हो रहा है एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ, वो सारा देखेंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड कोई इवेंट्स हैं आप वो भी देखेंगे। तो बाकायदा एक्शन है, इंट्रैक्शन है, इवेंट्स हैं, उसमें पार्टिसिपेंट्स के हवाले से तो आप उनमें सीक्वेंस को फाइंड आउट करेंगे कि किस सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ जो है वो एक्शंस हो रहे हैं, इंट्रैक्शंस हैं, इवेंट्स किस तरह हैं जो एक उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट करते हैं जिसे आप स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। कैटेगरीज इन ग्राउंडेड थ्योरी design are themes or basic information identified in the data by the researcher and used to understand a process. अब क्या होगा कि जब आपके पास वो डाटा आता है, इंफॉर्मेशन आती है, आपने उसको आइडेंटिफाई किया और अब आप उसको समझ रहे हैं तो उससे आपको थीम्स निकालने पड़ते हैं। तो वो जो डाटा आता है ना उसमें से आपको बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी होती है, थीम्स निकालने होते हैं। थीम्स किस तरह निकालते हैं? जैसे आपने कभी देखा होगा कि बाज़-औक़ात आप एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उसकी आपको समरी लिखनी पड़ती है या बेसिक सिग्निफिकेंट पॉइंट्स इसमें से निकालने पड़ते हैं। या आपने कभी जब आप स्कूल और कॉलेज में थे तो आपके पास आप पोएम्स पढ़ते थे, कोई लेसन पढ़ते थे तो आपसे कहा जाता था कि इस पोएम का सेंट्रल आइडिया बताएं, इस लेसन का खुलासा लिखें। आप ये एक्टिविटीज इस तरह की करते थे। इंग्लिश में भी अभी आप इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। तो बेसिकली आपके पास तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, डाटा आता है, तो आप उसमें से बेसिक इंफॉर्मेशन को लेते, थीम्स को देखते हैं और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद आप उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए उसे यूज करते हैं। वीवर कोड्स आर यूज्ड दैट रेफर्स टू द लेबल्स फॉर कैटेगरीज that are phrased in the exact words of participants rather than in the words of the researcher or in social sciences or educational terms. अब क्या होता है, आपने वीवो कोड्स होते हैं जो आप यूज करते हैं, वहां पर जो कैटेगरीज होती है ना तो आपने उनको लेबल भी तो करना होता है। आप देखें मेंटल हेल्थ एंड साइकोपैथोलॉजी के कोर्स में आपके पास एक मैनुअल बाकायदा मौजूद है, वहां उसमें डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं। अब जब आप उसको देखिएगा तो एक आपको मेन कैटेगरी नजर आती है, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, ये मेन उसकी हेडिंग है। फिर उसके अंदर जितने डिसऑर्डर्स हैं उन सबको भी लेबल किया गया है। फिर जो स्पेसिफायर्स होते हैं उनको भी लेबल किया जाता है और कैटेगरीज बनाई जाती हैं। डीएसएम में जितने डिसऑर्डर्स हैं वो कैटेगरीज उनकी बनाई गई हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया गया है। आप देखिए इसी तरह रिसर्च में भी, खासतौर पर क्वालिटेटिव स्टडी में, जब आपके पास डाटा आता है तो डाटा में आप जो है कैटेगरीज बनाते हैं। जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जो आपके पास डाटा है उसको कैटेगरीज बनाएंगे, फिर लेबल करेंगे और फिर आप उन्हें ऑर्गेनाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज आपको डाटा को अंडरस्टैंड करने में बड़ी हेल्प करती है। तो भी वो कोर्स होंगे जिनके जरिए आप कैटेगरीज को लेबल करेंगे और वो आप उन्हीं वर्ड्स को, एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज करेंगे जो पार्टिसिपेंट्स के होंगे। ये नहीं कि जो रिसर्चर अपने वर्ड्स दे रहा है सोशल साइंसेस में या एजुकेशनल की टर्म में कोई भी ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो आप उसको करेंगे। नहीं, आप इंपॉर्टेंस देंगे उन वर्ड्स को जो पार्टिसिपेंट्स ने दी है और फिर आप उन थीम्स को कैटेगराइज करने के बाद उन्हें लेबल करेंगे। रिसर्चर्स आइडेंटिफाइड these words by examining passages of transcripts or observational field notes to locate
phrase mentioned by participants that capture the intent or a category. अब रिसर्चर कैसे उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करेगा, कहाँ से वो वर्ड्स मिलेंगे? जो पैसेजेस, जो वर्ड, जो ट्रांसक्रिप्ट पार्टिसिपेंट्स से मिली हैं, जो फील्ड नोट्स मेंटेन किए हैं। फील्ड नोट्स में क्या होता है कि आपने नोट डाउन करने होते हैं कि व्हाट योर पार्टिसिपेंट इज सेइंग। अब वो जो भी उसके वर्ड्स हैं, आप उसको फील्ड नोट्स मेंटेन उस तरह भी कर रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और आप उसकी पूरी पूरी स्टेटमेंट को भी नोट कर रहे हैं। उसको फिर आप सुनते हैं। जब आप डाटा कलेक्ट करके आते हैं तो फिर आप इस सारे ट्रांसक्रिप्ट्स होंगे, ये जो आपने जो भी रिकॉर्डिंग की है, फील्ड नोट्स मेंटेन की है, डायरी मेंटेन की है, हैंड रिटन में है या आपने उसको रिकॉर्ड किया है, आप उसको सुनते हैं पूरा और उन्हीं में से फिर आपको वो फ्रेजेस मिलते हैं, वो वर्ड्स मिलते हैं जिससे आपको उस कैटेगरी को बनाने में और उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। नंबर 2, थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। अब इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। ग्राउंडेड थ्योरी sample theoretically using a procedure involving the simultaneous and sequential collection and analysis of data। अब इसमें क्या होगा कि आप जो हैं वो आपकी जो सैम्पलिंग है, आप जो डाटा ले रहे हैं वो थियोरेटिकल बेस तो है। अब उसमें जो प्रोसीजर इन्वॉल्व है उसमें आप डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, सिक्वेंशियल कलेक्शन भी आपकी है, साइमल्टेनियस भी कलेक्शन आपकी है, आप जो हैं वो सीक्वेंस को भी मेंटेन कर रहे हैं, आप उसको डाटा को एनालाइज भी कर रहे हैं ताकि आप जो हैं वो एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आपके पास हो एक फिनोमिनन को अंडरस्टैंड करने के लिए। Theoretical sampling means that the researcher chooses forms of data collection that will yield text and images useful in generating a theory। अब थ्योरेटिकल सैम्पलिंग अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपके लिए थ्योरी को जनरेट करने में डिफिकल्टी होती है। अब इसका मतलब ये है कि रिसर्चर जो है वो डाटा जो कलेक्ट करेगा, जो उसके पास टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, वो हेल्प करेंगे उसे एक थ्योरी को जनरेट करने में। आप देखें कि जब आप किसी पेशेंट को असेस करते हैं तो आपके पास कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तो होता है ना उसे अंडरस्टैंड करने के लिए। आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में रिपोर्ट्स बनाते हैं, फिर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी आगे चलकर रिपोर्ट्स बनाएंगे, आप काउंसलिंग साइकोलॉजी में भी रिपोर्ट्स बनाएंगे, आप पेशेंट को असेस करेंगे, उन्हें देखेंगे, उनके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। अब पेशेंट आपको जो रिपोर्ट कर रहा है, जो सिम्टम रिपोर्ट कर रहा है, आप किसी एंगल से तो उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो थ्योरेटिकल सैम्पलिंग में बेसिकली आपका तरीका का जो डाटा कलेक्शन का होगा वो इसी तरह होगा कि आपको उसे जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो टेक्स्ट मिल रहे हैं, इमेजेस मिल रहे हैं, वो आपको थ्योरी जनरेट करने में हेल्प मिले। Sampling is intentional and focus in on the generation of a theory। अब जो आपकी सैम्पलिंग होगी वो इंटेंशनल होगी, ठीक है, अनइंटेंशनल इसमें कोई चीज नहीं होती है और सारा फोकस आपका जो होगा वो थ्योरी को जनरेट करने में ही है, क्योंकि ग्राउंडेड थ्योरी है ही थ्योरी जनरेट करने का नाम। तो आपका फोकस भी उसी पर होना, आपका जो ऑब्जेक्टिव है एक थ्योरी को देना, प्रेजेंट करना, एक पर्सपेक्टिव को लेकर आना, तो आप जो है वो उसी एंगल से आप जो है वो सैम्पलिंग को भी सिलेक्ट करेंगे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राउंडेड थ्योरी की है कांस्टेंट कंपैरेटिव डाटा एनालिसिस। इट इज एन इंडक्टिव डाटा एनालिसिस procedure in grounded theory research that involves generating and connecting categories by comparing incidents in the data to other incidents to categories and categories to other categories। अब आप देखिए कि इसमें आप जब डाटा एनालिसिस करते हैं, ये आपका जो इंडक्टिव डाटा एनालिसिस प्रोसीजर होता है, इसमें आप चीजों को देखते हैं, जनरेट कर रहे हैं। अब कैटेगरीज आप खुद निकाल रहे हैं। जब आप डाटा लेते हैं तो आपको कैटेगरीज बनी बनाई तो नहीं मिलती हैं, आपके पास तो बहुत इंफॉर्मेशन, यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट फिनोमिनन, लेकिन अब आप उसको देख रहे हैं, उसको बार बार सुनते हैं, ट्रांसक्रिप्ट को देखते हैं, फील्ड नोट्स को देखते हैं, आपने ऑब्जर्वेशन की है, आपने इंटरव्यूज किए हैं, आप फोकस ग्रुप भी कर रहे होते हैं, आपके पास वो सोर्सेज से डाटा आ रहा है। अब वो डाटा आपके पास आया है तो उसमें से कैटेगरीज आप खुद उसमें से थीम्स निकालते हैं और उनको खुद कैटेगराइज करते हैं, उनको खुद लेबल कर रहे होते हैं और उसमें कनेक्शन भी आप बना रहे होते हैं। तो बेसिकली आपकी जो एक्टिविटी है उसमें जनरेटिंग और कनेक्टिंग कैटेगरीज आती चली जाती है। अब इन कैटेगरीज को
एक इंसिडेंट को आप उसके दूसरे इंसिडेंट जो उसमें हुआ कैटेगरीज से आपको जो एक चीज से दूसरी मिल रही है, और जो एक इंसिडेंट है दूसरा इंसिडेंट है उस डाटा में, तो आप उसके दरमियान कनेक्शन बनाएंगे और उनको कंपेयर भी करेंगे ताकि एनालिसिस जो है बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। फिर इसी तरह इंसिडेंट को कैटेगरीज के साथ करेंगे और कैटेगरीज को अदर कैटेगरीज के साथ करेंगे। आपके पास 2, 3, 4 कैटेगरीज हैं, फिर आप उनको एक तो अलग अलग भी देखते हैं, सेपरेट करके भी देखते हैं। कैटेगरी को आपने देखा, भी दूसरी को एनालाइज किया, तीसरी को किया, फिर आप उनके दरमियान कनेक्शन भी बना रहे होते हैं, आप उनको कंपेयर भी कर रहे होते हैं। तो इस तरह आपको जो कंपैरेटिव डाटा एनालिसिस है ये आप कंटिन्यूसली इसको करते रहते हैं, कांस्टेंट रहता है और ये आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड करता है। द ओवरऑल इंटेंट इज टू ग्राउंड द कैटेगरी इन द डाटा। जैसे अब आपकी इंटेंशन यही है कि आपने उन कैटेगरीज का ग्राउंड बनाना है ताकि आप एक थ्योरी को डेवलप कर सकें। कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, फिर उस कोड ए देते हैं, कोड बी देते हैं, कोड सी देते हैं। अब इसमें आपके जो इंडिकेटर्स हैं जहां से आप ये कैटेगरीज ले रहे हैं तो इनको लेबल कर रहे हैं, उनमें आपके पास रॉ डाटा होता है। रॉ डाटा में आपके फील्ड नोट्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जहां से आप कैटेगरीज थीम्स को निकालते हैं, उन्हें कैटेगराइज करते हैं, उन्हें लेबल करते हैं, कोड देते हैं और उन वर्ड्स को यूज करेंगे, फ्रेजेस को यूज करेंगे जो पार्टिसिपेंट के होंगे। अब 4 की कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्राउंडेड थ्योरी की कोर कैटेगरी। The grounded theorist select a core category as the central phenomena। अब जो कैटेगरीज हैं 1, 2, 3, 4, 5 जो भी उसमें हैं, फिर इसको कोड किया, लेबल किया, उसमें से जो कोर कैटेगरी है, जो सेंट्रल कैटेगरी है, उसको थ्योरिस्ट जो है, ग्राउंडेड थ्योरिस्ट जो है, रिसर्चर जो है, उसको आइडेंटिफाई करेगा जो उस रिलेट किससे करती होगी, उस फिनोमिनन को जिसको आप जो है स्टडी कर रहे हैं। आफ्टर आइडेंटिफाइंग सेवरल कैटेगरीज द रिसर्चर सेलेक्ट अ कोर कैटेगरी एज द बेसिस फॉर राइटिंग द थ्योरी। अब इतनी कैटेगरीज में से जब उसने कोर कैटेगरी जो मेन एक सेंट्रल कैटेगरी थी जब वो आइडेंटिफाई की, तो वो उसके बेसिस पर रिसर्चर थ्योरी के हवाले से लिखना शुरू करेगा। जब तक वो कोर कैटेगरी को आइडेंटिफाई नहीं करेगा तब तक उसके लिए कुछ डिस्क्राइब करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए रिसर्चर जो है पहले तो कैटेगरीज को बनाता है, लेबल करता है और इसके बाद वो उन कैटेगरीज में से उनके दरमियान कंपैरिजन देखता है, उनके दरमियान कनेक्शन को देखता है, इसके बाद एक कोर कैटेगरी निकालता है और उस कोर कैटेगरी को लेकर रिसर्चर थ्योरी के हवाले से लिखना शुरू करता है। The researcher makes this selection based on several factors such as its relationship to other categories, its frequency of occurrence, its quick and easy saturation, and its clear implication for the development of a theory। अब रिसर्चर क्या करेगा जब उसने कैटेगरीज वो बना रहा है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं उसकी सिलेक्शन करने में। और वो क्या फैक्टर्स होंगे? एक तो होगा कि इसका रिलेशनशिप दूसरी कैटेगरीज के साथ है, क्या वो रिलेट करती है। फिर फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है, कितनी दफा वो चीज हो रही है। दूसरा वो कितना क्विक है, कितनी इजी है, क्लियर है, ताकि वो इस काबिल है कि उसकी इतनी इम्प्लीकेशन है कि वो सजेस्ट करती है कि ये थ्योरी जो है इसको डेवलप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें भी रिसर्चर को देखनी होती हैं, जहन में रखनी होती हैं। It is a category that can process out, be the center or main themes of process। अब यही कोर कैटेगरी जो होगी, चूंकि इसमें रिसर्चर ने ये भी देखा है इसका रिलेशनशिप दूसरी कैटेगरीज के साथ भी है, इसकी फ्रीक्वेंसी को भी चेक किया है, इसकी क्विकनेस को और इजीनेस को भी देखा है और इसकी ये कितनी क्लियर है उसको भी देखा है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, ताकि ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक थ्योरी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो इसी तरह ये जो कैटेगरी है ये बेसिकली एक प्रोसेस को कर सकती है और इसके अलावा ये सेंटर और मेन थीम भी है उस प्रोसेस का। कोर कैटेगरी इज आइडेंटिफाइड एज इट मस्ट बी सेंट्रल, दैट इज ऑल अदर मेजर कैटेगरीज रिलेटेड टू इट। अब आप देखें कि कोर कैटेगरी तो है लेकिन उस कोर कैटेगरी को सेंट्रल होना चाहिए और उस जितनी चीजें हैं उससे रिलेट करते चाहिए। स्टूडेंट्स, आपने कभी
अगर आप नेट पे भी सर्च करें या किसी बुक में, आपने फ्लो चार्ट्स देखे होंगे, मॉडल्स देखे होंगे इस तरह के सेंटर में एक कॉन्सेप्ट मौजूद है या कोई फिगर मौजूद है, कोई इमेज मौजूद है और बाकी सब उससे की सराउंडिंग्स में होते हैं। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली इस तरह का एक इमेज होता है कि एक चीज सेंटर में है और बाकी सब उसकी सराउंडिंग में हो। या आप इसको ऐसे समझ लें कि जैसे सीआर है आपकी क्लास की, तो सीआर सेंटर में है, बाकी सारे स्टूडेंट्स उसकी सराउंडिंग में है। तो वो जो सीआर है आपकी क्लास की, वो हर एक से रिलेट कर रही है, हर एक से एफिलिएटेड है। वो सिर्फ 2 या 4 लोगों से एफिलिएटेड नहीं है, वो सबसे कनेक्टेड है। तो इस चीज को थोड़ा सा जहन में रख के देखें कि जो कोर कैटेगरी होगी वो किस तरीके से रिलेट कर रही होगी बाकी सब कैटेगरीज के साथ, उनके दरमियान एक कनेक्शन होगा, तभी वो चीज जो है, वो फिनोमिनन जो है वो समझ में आएगा और थ्योरीज जो है वो इस चीज को, थ्योरी को डेवलप करने में के काबिल हो सकेगा। इट मस्ट अपीयर फ्रीक्वेंटली इन द डाटा, means within all or almost all cases there are indication pointing that concept। अब ये फ्रीक्वेंटली भी इस डाटा में आपको नजर आएगी ये चीज, ऐसे नहीं कोर कैटेगरी आपने उठा ली है, ये फ्रीक्वेंटली होती हुई नजर आएगी, मिलती जुलती नजर आएगी। आपने इतने सोर्सेज से डाटा लिया, आपको ये कोर एक सेंट्रल चीज हर जगह आपको नजर आ रही है, ऑलमोस्ट तमाम केसेस में आपको वो चीजें नजर आ रही हैं जो उस कॉन्सेप्ट को बनाने में हेल्प कर रही हैं, उस थ्योरी को बनाने में हेल्प करेगी। द एक्सप्लेनेशन दैट रिवॉल्व्स द कैटेगरीज इज लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट। और फिर रिसर्चर जो है वो इसको एक्सप्लेन भी करेगा कि ये जो कैटेगरीज हैं ये किस तरह लॉजिकल और कंसिस्टेंट हैं, जो जिस कैटेगरी, कोर कैटेगरी जो है बाकी जितनी कैटेगरीज के साथ वो है, वो कितनी लॉजिकल और उसमें कंसिस्टेंसी कितनी है और लॉजिक कितनी इसमें इन्वॉल्व है। कि जब आप किसी चीज को भी एक्सप्लेन करते हैं तो आपके जो व्यूज हैं वो उसी वक्त एक्सेप्टेबल होंगे, जो आपको उसी वक्त अप्रिसिएशन मिलेगी जब उसमें आप देखें कि कोई वजन नजर आएगा, उसमें आपको कोई लॉजिक नजर आएगी, कोई सीक्वेंस नजर आएगा। आपने पर्सनालिटी थ्योरीज पढ़ी होंगी, उसमें आप देखेंगे जब आपने उनकी थ्योरीज की इवैल्यूएशन पढ़ी होगी तो कुछ थ्योरिस्ट के बारे में ये भी लिखा हुआ है कि उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके दरमियान सीक्वेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, लॉजिक नजर नहीं आती जो उन्होंने प्रेजेंट किए अपने आइडियाज को। हालांकि उनके आइडियाज जो हैं वो बड़े जो एक्सेप्ट किए गए हैं, रिकॉग्नाइज किए गए, इसके बावजूद उनमें एक प्रॉब्लम नजर आता है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक थ्योरी को डेवलप करने जा रहे हैं तो यहाँ पर एक लॉजिक और कंसिस्टेंसी उस कैटेगरीज के साथ होनी चाहिए और ये उसको एक्सप्लेन भी किया जाता है। द नेम एंड फ्रेज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सेंट्रल कैटेगरी शुड बी सफिशिएंटली एब्स्ट्रैक्ट। अब जो वर्ड्स, नेम, फ्रेजेस जो भी सेंट्रल कैटेगरी को दिए जाते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट ही चीजें होती हैं, क्योंकि आप देखिए कि ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर काम हो रहा होता है और जो चीजें हैं, क्योंकि आप जिन कैटेगरीज को बना रहे हैं, आप उसको जो नाम दे रहे हैं या जो आपके पास रिकॉर्ड आ रहा है वो उस तरह अभी कॉन्क्रीट फॉर्म में आपके पास नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट एक चीज होती है, कॉन्सेप्ट है जो उसको सपोर्ट कर रहा है। As a concept is refined, the theory grows in depth and explanatory power। अब वही जो कॉन्सेप्ट है जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर भी है, अब वो जितना रिफाइन होता चला जा रहा है, जितना वो क्लियर होता जा रहा है, वाज़ेह होता जा रहा है, थ्योरीज उतनी ही ज्यादा डेप्थ में बनती चली जाएगी और उसमें इतनी पावर, इतनी एबिलिटी होगी कि वो एक्सप्लेन कर सकती है चीजों को, किसी भी फिनोमिनन के हवाले से एक्सप्लेन कर सकती है, किसी के एक्शन के हवाले से एक्सप्लेन कर सकती है चीजों को। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब कॉन्सेप्ट जो है वो रिफाइन होता चला जाएगा। When conditions vary, the explanation still holds, although the way in which phenomenon is expressed might look somewhat different। अब जब conditions जो हैं वो चेंज होती चली जाती हैं तो वहां भी ऐसा ही होता है कि फिनोमिनन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, या उसको थोड़ा सा जब आप एक्सप्लेन करने लगते हैं या वो थोड़ी सी डिफरेंट वे में नजर आता है। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन में क्या वेरिएशंस आ रही हैं, सिचुएशन में किस तरह की चेंजेस आ रही हैं। तो एक्सप्लेनेशन तो है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जो फिनोमिनन या जिस टॉपिक को आप लेकर चल रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट नजर आना शुरू होता है।